आप सभी का उद्यमिता विषयक इस मूक स्वयं प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है उद्यमिता को प्रदान की जाने वाली विपणन सहायता एवं उद्यमी के लिए उपलब्ध जो तकनीकी और औद्योगिक आवास हैं वो कौन-कौन से होते हैं। इस सत्र को सुनने के बाद सबसे पहले तो आप यह समझने में सक्षम होंगे कि औद्योगिक आवास होते क्या हैं और उनके प्रकार क्या-क्या हैं। इसके साथ ही आप ये समझेंगे कि जो विभिन्न औद्योगिक आवास होते हैं, उनके उद्देश्य क्या होते हैं, उन्हें किन उद्देश्यों के साथ खोला जाता है। इसके साथ ही आप यह समझ पाएंगे कि विपणन क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में मार्केटिंग कहा जाता है। इसके साथ ही आप ये भी समझेंगे कि विपणन सहायता का उद्देश्य क्या होता है, कि एक उद्यमी के लिए विपणन सहायता प्रदान किया जाना क्यों ज़रूरी होता है। और अंत में आप ये भी समझ पाएंगे कि उद्यमी को विपणन सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं वो कौन-कौन सी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उद्यमी को व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत सारे संसाधन जुटाने होते हैं। बहुत सारे संसाधन जुटाने में उसकी एनर्जी बोली जाए, उसकी ऊर्जा, उसका समय, उसका पैसा बहुत कुछ खर्च होता है। उसके बावजूद भी अगर उसे मन की सुविधाएं ना मिल पाएँ तो इसमें कई बार उसका मनोबल टूटता है और उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब परेशानियों को कम करने के लिए अगर उद्यमी को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं आसानी से मुहैया हो जाएं तो उसका समय, एनर्जी और उसका पैसा सभी कुछ बचता है और वह अपना यह समय और ऊर्जा अपने व्यवसाय को स्थापित करने में लगा लेता है। तो देश में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई सारे प्रोत्साहन दिए जाते हैं, जिसमें ये प्रोत्साहन जो हैं वह आवास के रूप में भी हो सकते हैं, जिनको औद्योगिक आवास कहा जाता है। जैसे औद्योगिक संपदा, अंग्रेजी में जिसे इंडस्ट्रियल एस्टेट कहा जाता है, वो हो सकता है। इसके अलावा औद्योगिक पार्क होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल पार्क कहा जाता है। इन सब के साथ साथ सरकार कई बार उद्यमियों को विपणन कैसे किया जाना है उसके लिए भी कई सारी योजनाएं चलाती है, जिससे उसका कौशल विकसित हो सके। और इन सब के माध्यम से सरकार का केवल एक यही प्रयास रहता है, न केवल सरकार का बल्कि कई सारी निजी एजेंसियां भी इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। तो इन सब का मूल उद्देश्य यही होता है कि एक ही स्थान पर उद्यमी को सारी सुविधाएं मिल जाएं, जिससे वह अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित कर सके और वह अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाकर अपनी उत्पादकता को भी बढ़ा सके। क्योंकि देश में जब उद्यमिता की राह आसान होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वह उद्यमिता को अपने भविष्य के कमाई के रूप में लेना चाहेंगे, उससे काम करके पैसा कमाना चाहेंगे और देश के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। क्योंकि उद्यमिता के माध्यम से ही न सिर्फ उद्यमी का भला होता है बल्कि देश में भी रोज़गार का सृजन होता है और कई सारी सुविधाओं का उसके साथ अपने आप विकास होता है। इसलिए देश में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए सरकार हमेशा यह प्रयास करती है कि उद्यमियों को जो आवश्यक सुविधाएं हैं वह आसानी से और एक स्थान पर उपलब्ध हो जाएं। अब आइए समझते हैं औद्योगिक आवास क्या होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन कहा जाता है। एकोमोडेशन जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रहने का स्थान या जहाँ पे निवास किया जा सके। तो औद्योगिक आवास का अभिप्राय हुआ वह स्थान जिसे सरकार उद्यमियों को जहां वह अपना व्यवसाय संचालित कर सकें उसके रूप में, स्थान के रूप में प्रदान करती है। तो जब सरकार द्वारा उद्यमियों को उनका व्यवसाय संचालित करने के लिए स्थान आवंटित किया जाता है, वह भी एक निश्चित क्षेत्र में, तो उसको इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन या औद्योगिक आवास कहा जाता है। अब इसको प्रदान क्यों किया जाता है? ताकि उद्यमी को जगह ढूंढने के लिए परेशान न होना पड़े और वह व्यवसाय का स्थान मिलने के साथ ही अपने व्यवसाय को आसानी से शुरू कर सके। अब औद्योगिक आवास कई प्रकार के होते हैं, तो आइए समझते हैं कि औद्योगिक आवास होते क्या हैं। सारे औद्योगिक आवास, चाहे वो इंडस्ट्रियल एस्टेट के रूप में हो या इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में हो, सबका मूलभूत उद्देश्य एक ही होता है कि उद्यमी को कम से कम कठिनाई में और कम से कम दरों में उद्योग स्थापित करने के लिए, व्यवसाय स्थापित करने के लिए स्थान सुगमता से उपलब्ध हो जाए। सबसे पहला औद्योगिक आवास जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है वह है औद्योगिक संपदा, जिसे अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल एस्टेट कहा जाता है। अब ब्रेडो कैसे परिभाषित करते हैं, औद्योगिक आवास होता क्या है, औद्योगिक संपदा क्या होता है? तो औद्योगिक संपदा ब्रेडो के अनुसार एक टुकड़ा है, भूमि का एक टुकड़ा है, जिसमें औद्योगिक व्यवसायों के एक समूह को लाभ के लिए एक विस्तृत योजना के आधार पर विभाजित और विकसित किया जाता है।
अतः औद्योगिक संपदा वह स्थान है जिसमें सरकार द्वारा उद्यमियों को आवश्यक सुविधाएं और औद्योगिक आवास दिया जाता है जिससे वह उद्योग स्थापित कर सके। आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए किसी एक क्षेत्र को सरकार ने चुना, उस क्षेत्र को सरकार औद्योगिक संपदा के रूप में विकसित करती है और वह भी बड़े सुनियोजित तरीके से, यानी बहुत प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, उस क्षेत्र को चुना जाता है और यह भी देखा जाता है सरकार द्वारा कि वहाँ आसपास बाकी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उस क्षेत्र को औद्योगिक संपदा के रूप में विकसित करने के लिए सरकार वहाँ पे भूमि के छोटे छोटे टुकड़े जो उद्यमी या व्यवसायी हैं उनको प्रदान करती है, जो उस क्षेत्र में रहकर अपना काम चलाते हैं। तो इस तरीके से औद्योगिक संपदा एक सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाने वाला क्षेत्र है जिसका मूल उद्देश्य होता है औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं, औद्योगिक संपदा क्यों बनाई जाती है या इन क्षेत्रों को क्यों विकसित किया जाता है? तो सबसे पहले छोटे और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। हम सभी ये जानते हैं कि छोटे और लघु उपक्रम जो होते हैं उनके पास बहुत पूंजी नहीं होती, उनके पास बहुत तकनीकी ज्ञान नहीं होता और सबसे बड़ी दिक्कत तो उनको होती है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों से उनको प्रतियोगिता करनी होती है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनको सुविधाएं जो ज़रूरी हैं वह आसानी से उपलब्ध कराई जाएं। तो सबसे पहला उद्देश्य जो औद्योगिक संपदा को स्थापित करने का है वह है हमारे देश के छोटे और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, क्योंकि उनका मनोबल ना टूटे बड़े औद्योगिक घरानों से प्रतिस्पर्धा करने में, उन्हें संसाधन जुटाने के कारण परेशान न होना पड़े और कहीं वह उद्योग स्थापित करने का विचार ही न छोड़ दें। तो ऐसा इसलिए सरकार द्वारा किया जाता है कि उनका मनोबल बना रहे और उन्हें भूमि या भवन के लिए परेशान न होना पड़े। दूसरा है उद्यमिता का विकास करना। हम सभी जानते हैं देश में अगर रोज़गार सृजन करना हो, बाकी के एंसिलरी उद्योगों का विकास किया जाना हो या देश में अधोसंरचना का विकास किया जाना हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देश में उद्यमिता को गति देना। क्योंकि हम सभी जानते हैं अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र में, चाहे वह प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र हो या सेवा क्षेत्र हो, सभी में उद्यमिता का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है। उद्यमिता के माध्यम से ही सरकार बेरोजगारी और गरीबी से लोगों को बाहर निकालने में सहायक हो सकती है। तो इसीलिए देश में अगर उद्यमिता का विकास करना है तो उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा और उद्योगों को अगर बढ़ावा देना है तो उनको स्थान देना पड़ेगा, जो कि औद्योगिक संपदा के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना भी इनका एक मूल उद्देश्य होता है। हम सभी जानते हैं बड़े औद्योगिक घराने जो हैं वह अपना व्यवसाय ऐसे स्थानों पे लगाना पसंद करते हैं जहां पहले से ही बहुत विकास हो चुका हो। अगर हर कोई ऐसा करने लगेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं भारत गाँव में बसता है और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी उतना ही ज़रूरी है जितना शहरी क्षेत्रों का। और हम जानते हैं कि शहरीकरण एक बड़ी समस्या बन के उभर रहा है। शहर बड़े होते जा रहे हैं, वहाँ जगह कम होती जा रही है और शहरों को और बढ़ाया जाना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो सारे उद्योग स्थापित किए जाएं जिससे लोग वहीं रहकर अपनी कमाई का जरिया ढूंढने और उस क्षेत्र का भी विकास हो सके। तो इस तरीके से गांव के लोग शहर की तरफ पलायन ना करें और उद्योग वहीं स्थापित करें और ग्रामीण क्षेत्रों का भी बराबर विकास होकर देश में क्षेत्रीय संतुलित विकास को सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए ये औद्योगिक संपदा जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब अगर बात की जाए अगला जो इसका मूल उद्देश्य होता है वो है उद्यमियों को सहायक सुविधाएं प्रदान करना। एक उद्यमी एक कठिनाई से पार पाता है, दूसरी कठिनाई आ जाती है, फिर तीसरी कठिनाई आती है। संसाधनों को जुटाने में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना एक उद्यमी को करना पड़ सकता है, विशेषकर अगर उद्यमी छोटा उद्यमी हो। तो बड़े उद्यमियों के लिए तो चीज़ें थोड़ी सी आसान होती हैं क्योंकि उनके पास बजट होता है, उनके पास पूंजी होती है, लेकिन छोटे उद्यमियों के लिए ये सब करना इतना आसान नहीं है। तो उनको सारी सुविधाएं एक ही स्थान पर कम दरों पर, सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाएं, इसमें ये औद्योगिक संपदा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है।
अब अगले जो औद्योगिक आवास का प्रकार है वह है औद्योगिक पार्क, जिसको आप अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में भी जानते हैं। यह उस स्थान को कहा जाता है जिसमें औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई सारी सुविधाएं, विशेषकर सहायक सुविधाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराती है। जैसे आपने उत्पादन किया तो आपको अपने सामान का भंडारण करना है, तो उसके लिए भंडार गृह आवश्यक है। उसके बाद आपका जो वितरण होना है, वहाँ से वितरण जो जगह जगह पर जहाँ पे आपके ग्राहक उपलब्ध हैं, आपके वितरण के चैनल उपलब्ध हैं, उन तक कैसे वह वस्तु पहुँचाई जाए, तो उसके वितरण का बंदरगाह जो होते हैं, जिनको पोर्ट कहा जाता है, आपूर्ति केंद्र, इन सबको एक ही स्थान पर सरकार उपलब्ध कराती है। गोदाम हो गए, कारखाने हो गए, भंडार गृह हो गए, आपके वितरण केंद्र हो गए, आपूर्ति केंद्र हो गए, ये सारी सुविधाएं जब सरकार एक क्षेत्र विशेष में उपलब्ध कराती है तो उस स्थान को औद्योगिक पार्क कहा जाता है। अब ये सारी सुविधाएं जो हैं काफ़ी ज़रूरी हैं, और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि औद्योगिक पार्क और जो औद्योगिक संपदा है, ये सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। यानी इसमें सरकारी एजेंसियां भी हैं और इसमें निजी एजेंसियां भी हैं, जिनके माध्यम से मिलकर देश में ये जो औद्योगिक आवास है उसको प्रदान किया जाता है। अब ये जो औद्योगिक पार्क हैं, इनके उद्देश्य क्या होते हैं? तो सबसे पहला है निर्यात को बढ़ावा देना। जहां आपने सुना औद्योगिक जो संपदा है, वहां भूमि का या स्थान का मुहैया कराया जाना सरकार या निजी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। अब औद्योगिक पार्क जो हैं वह निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा, कई सारी इकाइयों को 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स कहा जाता है। 100% निर्यात उन्मुखी इकाइयाँ, ये वो इकाइयाँ होती हैं जिनमें जो उत्पादन होता है उसको पूरा का पूरा निर्यात के लिए बनाया जाता है, जिससे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके और आयात और निर्यात का संतुलन बनाया रखा जा सके। तो सबसे पहले औद्योगिक पार्क जो स्थापित किए जाते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य होता है देश में निर्यात को बढ़ावा देना, यानी ऐसी इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना जो निर्यात उन्मुखी उत्पादों का उत्पादन करें और उसका निर्यात करें, जिससे देश का विदेशी मुद्रा का भंडार भरा रह सके और हम आयात का भुगतान आसानी से कर हमारे देश का भुगतान संतुलन संतुलित बनाए रख सके। अगला जो इसका उद्देश्य होता है वह है निवेशकों को आकर्षित करना। देखिए, निवेशक किसी भी जगह पैसा क्यों लगाएंगे? निवेशक अगर एक भी रुपया लगा रहा है कहीं, तो वह इस उद्देश्य के साथ लगाता है कि उसका निवेश फलेगा फूलेगा और उसको उस पर अच्छा प्रत्याय मिलेगा, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। तो इस तरीके के जब औद्योगिक पार्क विकसित किए जाते हैं तो वहाँ पे उद्योग चल पड़ते हैं और निवेशकों को भी यह दिखाई देता है कि हाँ, यह सरकार की प्राथमिकता पर है और सरकार भी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। तो जब ऐसे औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाते हैं तो वहाँ का विकास देखकर निवेशक भी आकर्षित होते हैं और अपना पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं। और लाजमी है कि जब निवेश आता है तो कई सारे उद्योग और आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, पूर्ति बढ़ेगी और देश अपनी मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित कर पाएगा। अब हम जानते हैं कि औद्योगिक विकास सरकार की हमेशा से एक प्राथमिकता रहा है। तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी इन औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाती है। जैसे कुछ उद्योग विशेष ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी जोखिम होता है, तो निजी क्षेत्र उनमें आने से बचते हैं। तो जहाँ निजी क्षेत्र अगर थोड़ा सा भी रिलक्टेंट होते हैं या वह थोड़ा घबराते हैं, तो ऐसे स्थानों पर सरकार आगे आती है और उन क्षेत्र विशेषों में या उस पर्टिकुलर उत्पाद को उत्पादित करने के लिए सरकार आगे बढ़कर उद्योगों की स्थापना करती है, या तो स्वयं या दूसरों को उसके लिए प्रोत्साहित करती है। तो ऐसे उद्योग विशेष जिसमें निजी क्षेत्र आने से थोड़ा घबराता है, ऐसे उद्योगों का विकास भी तो देश में ज़रूरी है। तो उसके लिए भी ऐसे औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाती है, जिससे कि सभी प्रकार के उद्योग बराबर रूप से देश में विकसित हो सकें। अगला जो एक लक्ष्य उद्यमी का होता है वह होता है अपनी लागत को कम करना। तो ये जो औद्योगिक पार्क होते हैं, यह उद्यमियों को, व्यवसायियों को अपनी उत्पादन की लागत को बहुत हद तक कम करने में मदद करते हैं। अब उत्पादन की लागत बढ़ती कैसे है? जब हम उत्पादन करते हैं हमें कई सारे संसाधन जुटाने होते हैं, हम उन्हें बाहर से जुटाते हैं, बाहर से लेकर आते हैं, क्योंकि जब दूर दराज से संसाधन जुटा के एक स्थान तक पहुँचेंगे तो लाजमी है कि उसकी लागत बढ़ जाएगी। तो ऐसी दशा में लागत को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि सुविधाओं को
विशेषकर जो सहायक सुविधाएं हैं जो सभी उद्योगों को समान रूप से चाहिए होती हैं, जैसे श्रमिक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कुरियर की सुविधाएं हो गई, बैंकिंग सुविधाएं हो गई इत्यादि, जब एक ही स्थान पर मिल जाते हैं तो उससे लागत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इन औद्योगिक पार्कों को इसलिए भी स्थापित किया जाता है कि उत्पादन की लागतों को काफ़ी हद तक कम किया जा सके। अगर मैं आपको बताऊं तो भारत में भी सरकार ने कई तरीके के औद्योगिक संपदाएं स्थापित की हैं, जिसमें उद्यमियों को कारखाने स्थापित करने के लिए सरकार रियायती दरों पर सुविधाएं मुहैया कराती है। उदाहरण के लिए जैसे आपने सुना होगा, मुंबई पुणे का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसे सरकार द्वारा विकसित किया गया है। फिर बेंगलोर तमिलनाडु का जो औद्योगिक क्षेत्र है वह भी एक इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, जिसे अंग्रेजी में NSIC कहा जाता है, यह भी विभिन्न स्थानों पर सॉफ्टवेयर व प्रौद्योगिकी व बिजनेस पार्क की स्थापना करता है, जहां MSMEs को यानी छोटे लघु उपक्रमों को ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा अगर निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्कों का उदाहरण दिया जाए तो आपने गुजरात औद्योगिक विकास निगम के बारे में भी सुन रखा होगा। आपने टेक्नो पार्क है जो तिरुवनंतपुरम का, उसका भी आपने सुन रखा होगा, या उसका उदाहरण भी एक औद्योगिक पार्क के रूप में दिया जा सकता है। इसके अलावा हैदराबाद में इन्फोसिटी जो है वह भी औद्योगिक पार्क का ही एक प्रारूप है, और हम सभी जानते हैं कि हैदराबाद जो है वह टेक्नोलॉजी में लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी IT पार्क सरकार द्वारा विकसित किया गया है। तो ये सारे उदाहरण ये बताते हैं कि सरकार जो है वह स्वयं और निजी एजेंसियों के माध्यम से इन औद्योगिक आवासों को लगातार अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित भी कर रही है और इनको बढ़ावा भी दे रही है, क्योंकि संतुलित क्षेत्रीय विकास ही एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा भारत के सभी क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। अब आइए समझते हैं कि औद्योगिक आवास और उद्यमिता विकास में क्या संबंध होता है, दोनों क्यों ज़रूरी हैं या दोनों एक दूसरे के पूरक क्यों हैं। उद्यमी को सबसे ज़रूरी जो सुविधा चाहिए अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए वह है भूमि, क्योंकि हम जानते हैं शहर लगातार बढ़ रही हैं, गांव लगातार बढ़ रहे हैं और उन पे जगहों की और स्थानों की कमी लगातार बढ़ रही है, और स्थान ढूंढना उद्यमी के लिए एक बड़ा कठिन काम होता है। तो इस तरीके से जब अगर उसको भूमि या स्थान आसानी से मिल जाता है तो उसके लिए बाकी की सुविधाएं जुटाना थोड़ा कम कष्टकारी होता है या थोड़ा कम कठिन होता है, क्योंकि स्थान मिल जाता है वह भी रियायती दरों पर, तो उससे उसकी लागत का एक बड़ा हिस्सा कम हो जाता है। और इस तरीके से उद्यमी को औद्योगिक आवासों में काम करने से एक और फ़ायदा होता है। जब आप बड़े लोगों के साथ रहकर काम करते हैं, बड़े उद्योगों के साथ काम करते हैं, तो आपको उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। तो इन औद्योगिक संपदाओं में जब छोटे उपक्रम या लघु उपक्रम बड़े कॉरपोरेट घरानों के साथ या बड़े उपक्रमों के साथ या निर्यात उन्मुखी इकाइयों के साथ काम करते हैं तो यह उनके विकास में बहुत सहायक सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि उनको उनके काम करने का तरीका पता चलता है, और इसी प्रकार से इन स्थानों पर बहुत सारी सुविधाएं ऐसी होती हैं जो इन बड़े कॉरपोरेट घरानों या कारखानों के कारण पहले से ही उपलब्ध होती हैं। तो छोटे उपक्रमों को इनको ढूंढना नहीं पड़ता, और चूंकि ये बड़े कॉरपोरेट घरानों द्वारा पहले से ही उपयोग में लाई जा रही होती हैं तो इनको छोटे उपक्रमों द्वारा भी उपयोग में लाया जाना थोड़ा सा आसान और संभव हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें अनुसंधान को गति देने की बात हो, या जो आपकी रिसर्च एजेंसी की बात हो, या विज्ञापन एजेंसियों की बात हो, या आपके प्रशिक्षण संस्थान की बात हो, यह सभी इन औद्योगिक आवासों में बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं, जिनका फ़ायदा बड़े उपक्रमों और छोटे उपक्रमों को बराबर रूप से मिल पाता है, लेकिन इससे ज़्यादा लाभान्वित छोटे उपक्रम होते हैं। तो अगर देश में उद्यमिता को विकसित करना है तो इस तरीके के औद्योगिक आवासों को विकसित किया जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके सबसे पहला जो लाभ है इसका वह है इससे अधोसंरचना का विकास होता है। अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। अधोसंरचना में बिजली आ जाती है, पानी आ जाता है, सीमेंट, लोहा, इस्पात जैसे जो उद्योग हैं वह अधोसंरचना में ही शामिल होते हैं। इन्हें बाकी के उद्योगों के लिए बहुत ज़रूरी रूप से स्थापित किया जाता है, क्योंकि इनके माध्यम से ही जो ज़रूरी कच्ची सामग्री है या रॉ मटेरियल है वह प्राप्त हो पाता है दूसरे उद्योगों को। तो देश में अगर अधोसंरचना का विकास करना है तो औद्योगिक आवासों को विकसित किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। हम पैमाने का प्रतिफल पिछले सत्र में समझ चुके हैं। पैमाने का प्रतिफल यानी
जब किसी एक व्यवसायी को अपने उत्पादन के पैमाने का स्तर बदलना होता है, विशेष रूप से जब वह छोटे पैमाने से बड़े पैमाने का उत्पादक बनना चाहता है, तो उसको इसके लिए कई सारी सुविधाएं ज़रूरी रूप से चाहिए होती हैं, क्योंकि उत्पादन का पैमाना जितना बड़ा होगा उतना ही आपको संसाधनों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी और उतनी ही सहायक सुविधाओं की ज़रूरत भी आपकी बड़ी होगी। तो जब इस तरीके के औद्योगिक आवास विकसित होते हैं तो वहाँ पर बड़े पैमाने का उत्पादन करना या अपने पैमाने का स्तर बदलना उद्योगियों के लिए या उद्यमियों के लिए बहुत आसान हो जाता है। और जितना बड़ा उत्पादन का पैमाना होता है उतनी ही प्रति इकाई लागत कम आती है, जिसका सीधा सीधा लाभ वस्तु की अंतिम कीमत पे पड़ता है। वस्तु की अंतिम कीमत कम हो जाती है, लागत कम होने के कारण वस्तु की कीमत कम हुई तो बहुत सीधे तौर पर वह वस्तु सस्ती दरों पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध होती है, जिससे उसकी बिक्री बढ़ने में भी सहायता मिलती है। और इसी प्रकार से इनका एक लाभ और है, वह है साझा सुविधाएं। जैसे हम जानते हैं कि कई सारी सुविधाएं सभी उद्योगों को समान रूप से चाहिए होती हैं। ये वह मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिनमें छोटा या बड़ा उपक्रम नहीं देखा जाता। जैसे बिजली हो गई, पानी हो गया, ईंधन हो गया, प्रशिक्षण के संस्थान हो गए या श्रमिक हो गए, ये तो सभी को चाहिए, चाहे कोई भी उपक्रम हो, चाहे उनका उत्पादन का पैमाना कुछ भी हो। ये सभी को आवश्यक रूप से और समान रूप से चाहिए होती हैं, बस इनकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरीके की अच्छा, इसके अलावा बैंकिंग की सुविधाएं हो गई, आपकी दूरसंचार की सुविधाएं हो गई, बीमा की सुविधाएं हो गई, ये तो सभी व्यवसायियों को चाहिए। तो इस तरीके की सुविधाओं को साझा करने का फ़ायदा भी इन क्षेत्रों के माध्यम से उद्यमिता को मिलता है। लागत कुशलता, जिसको अंग्रेजी में कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक उद्यमी इसी लक्ष्य के साथ काम करता है कि वह लागत को प्रभावी रूप से कम कर सके, और लागत कुशलता प्राप्त करना वह भी बिना अपनी गुणवत्ता से समझौता किए, वह बहुत संभव हो पाता है इन तरीके के औद्योगिक आवासों के माध्यम से, क्योंकि आपके पास सारी सुविधाएं एक स्थान पर हैं, सारे संसाधन आसानी से उपलब्ध हैं। आप अनुसंधान करके निरंतर अपने उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, तकनीकी को बेहतर रूप से चुन सकते हैं, बेहतर तकनीक अपने लिए चुन सकते हैं। तो यह सब लागत कुशलता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है। इसके अलावा लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, कब क्या बदलाव करने की ज़रूरत पड़ जाए व्यवसाय में, ये हम सभी जानते हैं। यह थोड़ा सा जानना कठिन होता है, क्योंकि व्यापार की स्थितियां बदलती हैं। हर बार बाज़ार में नए चलन आते हैं। नया चलन आने के साथ उद्यमी को भी अपने उत्पाद या सेवाओं में उसी तरीके से बदलाव करने पड़ते हैं। तो इस तरीके के औद्योगिक आवास उद्यमियों को सहायक सिद्ध होते हैं लोचशीलता से काम करने में। यानी अगर किसी को अपना उत्पादन का पैमाना बढ़ाना हो या कम करना हो, या अपने संसाधन को एक उत्पाद से निकाल के दूसरे उत्पाद में डालना हो, वह सभी इन सब के माध्यम से संभव हो पाता है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि औद्योगिक आवास और उद्यमिता विकास एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। देश में उद्यमिता को गति देने की बात हो और औद्योगिक आवास विकसित करने की बात हो, दोनों का ही देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आइए अगले विषय पे चर्चा करते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, वह है विपणन। विपणन जो बड़ा ही लोकप्रिय शब्द है, जिसे अंग्रेजी में हम मार्केटिंग कहते हैं। ये होता क्या है? तो विपणन में वो सारी गतिविधियां आती हैं जिसके द्वारा एक उद्यमी या एक व्यवसायी अपने उत्पाद या सेवाओं को ग्राहकों तक उपलब्ध कराने के प्रयास करता है और उसे लोकप्रिय बनाने की कवायद करता है। यानी अपनी वस्तु के उत्पादन से लेकर अपनी वस्तु अंतिम ग्राहक तक उपलब्ध कराने में जितनी भी गतिविधियां आती हैं वह विपणन में शामिल होती हैं। तो विपणन में मूल रूप से 4 चीज़ें शामिल की जाती हैं, जिन्हें अंग्रेजी में 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है, जिसमें सबसे पहला है प्रोडक्ट यानी उत्पाद। पहला P, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, क्या उसकी मांग बाज़ार में है, कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए, कौन सी वस्तु की मांग बाज़ार में है, ग्राहकों की पसंद क्या है, यह सब जो निर्णय हैं वह उत्पाद में लिए जाते हैं। दूसरा जो पी होता है मार्केटिंग में या विपणन में, वह होता है प्लेस यानी स्थान।
अब वस्तु आपने बना ली, अब उसको कौन से स्थान पर बेचना है, आपके ग्राहक कहाँ होंगे, आपके ग्राहक देश में हैं या विदेश में हैं, आपके ग्राहक शहरी क्षेत्र के हैं, आपके ग्राहक ग्रामीण क्षेत्र के हैं, आपके ग्राहक कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, यह इसी में ही तय किया जाता है कि कौन सा स्थान अपने व्यवसाय के लिए चुना जाए या आपका लक्षित बाज़ार कौन सा होगा। अब इसके बाद तीसरा जो पी आता है उसको बोला जाता है प्राइस यानी कीमत। तो उत्पाद यानी प्रोडक्ट, प्लेस यानी स्थान और तीसरा पी यानी कि कीमत, प्राइस। अब अपनी वस्तु की कीमत क्या रखी जाए, क्योंकि इसी से ही सारा खेल बदलता है बाज़ार का। आपने देखा होगा उद्यमी दो तरीके से अपनी वस्तुओं की कीमत तय करते हैं। एक तो या तो आप बहुत ऊंची कीमत रखिए अगर आपकी वस्तु बहुत गुणवत्ता वाली है, जैसे कि बड़े ब्रांड्स द्वारा इसी कीमत नीति के आधार पर अपनी कीमत तय की जाती है कि अगर आपकी वस्तु बहुत बेहतर है और उससे अलग है तो बेशक आप ऊंची कीमत रखिए और अपनी वस्तु को महंगा बेचिए। लेकिन कई बार हमें बाज़ार में पकड़ बनाने के लिए, पैठ बनाने के लिए अपनी वस्तु की कीमत थोड़ी सी कम रखनी पड़ती है या प्रतियोगी कीमत के आसपास रखनी पड़ती है। तो मूल्य संबंधी निर्णय में यह तय किया जाता है कि कैसे कीमत तय की जाए जिससे कि वस्तु की उत्पादन लागत तो निकल ही आए, लेकिन साथ ही साथ लाभ भी मिल पाए जिससे व्यवसाय में बने रह पाना संभव हो सके। इसके अलावा व्यवसाय में संवर्धन संबंधी निर्णय भी लिए जाते हैं। तो जो चौथा पी होता है वह होता है प्रमोशन, प्रोत्साहन या संवर्धन जिसको कहा जाता है। आपने वस्तु बनाई, क्या वह वस्तु ग्राहकों को उसके संबंध में जानकारी मिल जाएगी? नहीं। हर 1 मिनट में एक नया उत्पाद बाज़ार में आता है और इतने सारे उत्पादों के विषय में ध्यान रख पाना क्या संभव है? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है उनको लोकप्रिय बनाना, उनका प्रमोशन करना, उनको प्रोत्साहन देना, उनका संवर्धन करना। अब इसमें कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए, तो यह तय किया जाता है विपणन मिश्र के चौथे पी में यानी कि प्रमोशन में। इसके लिए कई बार संवर्धन मिश्र का भी सहारा एक उद्यमी द्वारा लिया जा सकता है, जिसमें आप सभी संवर्धन के उपकरणों का उपयोग करते हुए अपनी वस्तु को लोकप्रिय बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपका विज्ञापन हो गया, आपका पब्लिक रिलेशन हो गया, या आप मेलों या प्रदर्शनियों में सहभागिता कर सकते हैं, आप चैरिटी के जो इवेंट्स हैं उनको करवा सकते हैं। इस तरीके से आप अखबार में अपना विज्ञापन दे सकते हैं, आप बिलबोर्ड्स लगवा सकते हैं। तो कैसे अपनी वस्तु को लोकप्रिय बनाया जाए या उसका प्रचार प्रसार किया जाए, वह इसी के अंतर्गत आता है। अब विपणन सहायता का क्या अर्थ होता है और विपणन सहायता के उद्देश्य क्या होते हैं, आइए यह समझते हैं। विपणन आपने समझा कि अपनी वस्तु बनाने से लेके ग्राहकों तक पहुंचाने में जो सारी गतिविधियां आती हैं वह विपणन के अंतर्गत आती हैं। तो विपणन सहायता का सीधा सा मतलब हुआ उद्यमियों को अपनी वस्तुओं के विपणन को कैसे कुशल रूप से करना है, यह सिखाने, यह ज्ञान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है और उसमें विभिन्न सहायताएं उनको उपलब्ध कराना विपणन सहायता कहलाता है। अब इसमें सरकार इसको कई सारे या निजी एजेंसियां इसको कई सारे उद्देश्यों के साथ प्रदान करती हैं। जैसे सबसे पहला है बाजार की समझ विकसित करने के लिए और ज़रूरी जानकारी उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए ही विपणन सहायता प्रदान की जाती है। विशेषकर जो छोटे उपक्रम होते हैं उनमें इतनी समझ नहीं होती, ना ही वह उनके बजट में यह संभव हो पाता है कि वह बड़े विज्ञापन एजेंसियों की सहायता लें और अपनी वस्तु को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञापन का कैंपेन चलाएं। तो ऐसी दशा में बाज़ार के चलन क्या हैं, उसका ट्रेंड विश्लेषण किस प्रकार किया जाए, पहले मांग कैसे थी, मांग का पूर्वानुमान अब कैसे लगाया जाए और कौन से विपणन के उपकरणों से अपने वस्तु या सेवा का विपणन किया जाए, यह तय करने में और बाज़ार को कैसे समझना है, बाज़ार का अध्ययन कैसे करना है, यह समझ विकसित करने में ही विपणन सहायता बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। अब दूसरा जो इसका उद्देश्य है वह है क्षमता विकसित करने के लिए, जिसे अंग्रेजी में कैपेसिटी बिल्डिंग भी कहा जाता है। क्षमता कैसे विकसित होती है? जब आप चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं और उन्हें कुशल रूप से लागू करते हैं। तो छोटे उपक्रम अगर अपने बाज़ार का अध्ययन अपने आप करके समझ पाते हैं, अपने विपणन की योजना को बना पाते हैं,
प्लस उनको यह भी समझ में आ जाता है कि भविष्य में कैसे लगातार बदलाव किए जाना है। तो उसके लिए जो उनके पास आवश्यक कौशल और ज्ञान होना चाहिए, वह प्रशिक्षण के माध्यम से ही संभव हो पाता है। और विपणन सहायता में इस तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रम चला के उद्यमियों को आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है और उनका कौशल विकसित किया जाता है, जिससे उनकी क्षमता का निर्माण हो सके। इसके अलावा बहुत ज़रूरी होता है प्रतिस्पर्धी बने रहना। अगर आप अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले में कुछ नहीं हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वर्तमान समय में हम जानते हैं प्रतियोगिता लगातार बढ़ती जाती है। जहां मैंने बोला हर एक मिनट में एक नया उत्पाद आता है बाज़ार में, तो ऐसे में आपके उत्पाद की विद्यमानता कैसे बनी रहे, आपका उत्पाद ग्राहकों के दिमाग में कैसे बना रहे, यह देखने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए जो सबसे सशक्त माध्यम होता है वह होता है विपणन, और उसमें भी संवर्धन। आपके वस्तु में लाख अच्छी विशेषताएं हों, लेकिन अगर आप उनका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं तो ग्राहकों को यह पता नहीं चल पाएगा। तो इस तरीके से प्रतिस्पर्धी कैसे बने रहना है, अपने प्रतियोगियों की तुलना में हमें कैसे बेहतर काम करना है, यह ज्ञान जो है वह विपणन सहायता के माध्यम से ही उद्यमी अर्जित कर पाते हैं। इसके अलावा देश के विकास में उनका योगदान हो सके, और देश में रोज़गार निर्माण की बात हो, सहायक गतिविधियों को बढ़ाने की बात हो, देश को टैक्स के रूप में आय प्रदान करने की बात हो, सभी में उद्यमिता का बड़ा रोल होता है, बड़ी भूमिका होती है। और जब वह अच्छे से काम करेंगे विपणन सहायता के माध्यम से, तो वह देश के विकास में अपना योगदान भी दे पाएंगे। सरकार द्वारा उद्यमियों को विपणन सहायता प्रदान करने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सबसे पहली योजना है वह है विपणन सहायता योजना। इसे एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, और इसे एमएसएमई मंत्रालय जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम है उसकी सहायता से चलाता है। अब इसमें किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जैसे उद्यमियों को किसी मेले में, किसी प्रदर्शनी में, किसी एग्जीबिशन में, या जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दोनों हो सकते हैं, उसमें अपनी सहभागिता करनी है, या उन्हें अपना स्टॉल लगाना है, या उन्हें वहाँ जाके उन्हें अटेंड करना है, जिससे कि वह समझ पाएँ कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इन सब के लिए वित्तीय सहायता इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। इसके अलावा बाज़ार अनुसंधान, प्रचार आदि के लिए भी वित्तीय सहायता इस योजना में मुहैया कराई जाती है। अब अगली जो योजना है वह है विपणन विकास सहायता, जिसे अंग्रेजी में एमडीए भी कहा जाता है। अब इस योजना को चलाने के लिए जो नोडल मंत्रालय है वह है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का। इसको विशेषकर निर्यातकों को ध्यान में रख के बनाया गया है। अब निर्यातकों को बाहर अगर व्यापार करना है, हमारे उद्यमियों को अपनी पहुंच वैश्विक बनानी है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले वह विदेश जाकर देख कर आएँ कि काम कैसे किया जाता है, या वहाँ पे अगर उत्पाद को बढ़ावा देना है, उसकी बिक्री बढ़ानी है, तो क्या ही विशेषताएं अपने उत्पाद में लाई जाएं। तो इस तरीके के मेलों, प्रदर्शनियों में सहभागिता करने की बात हो, या वहाँ पे आयोजन में खुद सहभागिता करके अपना स्टॉल लगाने की बात हो, तो इस तरीके के वैश्विक और देशी मेलों में, प्रदर्शनियों में सहभागिता करने के लिए जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, विशेषकर निर्यात से संबंधित, उसको इस विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत उद्यमियों को प्रदान किया जाता है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यह एक प्रकार का अनुदान होता है, ना कि ऋण, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है भारतीय उत्पाद जो हैं, या जो भारतीय उद्यमी हैं, उनकी पहुंच को वैश्विक स्तर तक ले जाना, और विदेशों के बाज़ार में भी अपनी वस्तुओं की एक अच्छी रेपुटेशन या अपनी एक अच्छी साख बनाना। इसके अलावा एक और योजना सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसका नाम है खरीद और विपणन सहायता, जिसे पीएमएस योजना कहा जाता है। यह योजना भी एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है उद्यमिता का विकास करना। अब इसमें एमएसएमई जो हैं उनकी प्रतियोगी शक्ति, उनकी प्रतिस्पर्धी शक्ति किस तरह बढ़ाई जाए, उन्हें किस प्रकार राष्ट्रीय और जो देशी मेले हैं उनमें स्टॉल लगाए जाना है, तो उसके लिए जो भुगतान किया जाएगा वह कम दरों पे मुहैया कराना। मान लीजिए अगर भारत में कोई मेला लगा है और उसमें किसी एमएसएमई को अपना स्टॉल लगाना है, तो उसकी जो मेले में स्टॉल
की जो दर चुकाई जानी है उसको रियायती दरों पे या सब्सिडाइज्ड रेट्स पे सरकार एमएसएमईज़ को उपलब्ध कराती है। इसके अलावा यह योजना जो है वह बार कोडिंग का उपयोग जो है उसको भी बढ़ावा देने के लिए है। यानी बार कोडिंग जो प्रौद्योगिकी है, बार कोडिंग टेक्नोलॉजी है, उसे एमएसएमई कैसे अपने आप अपनाएं और कैसे अपनी वस्तुओं की जो आपूर्ति श्रृंखला है या जो इन्वेंट्री प्रबंधन है उसको सुदृढ़ बनाए रख सके, जिससे कि उनकी वस्तु की जो निरंतरता है या जो आपूर्ति है वह निर्बाध रूप से चलती रहे। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात हो या आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रूप से काम करने की बात हो, उसमें बार कोडिंग को अपनाते हुए एमएसएमईज़ कैसे अपने आप को तकनीकी रूप से विकसित कर सकते हैं, यह इसके अंतर्गत सिखाया जाता है। और इसके अलावा भी कई सारी विपणन सहायताएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, जिसमें क्षमता निर्माण के लिए सहायता दी जाती है, उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा प्रचार प्रसार के कार्यक्रमों जिसमें विभिन्न सेमिनार कार्यशालाएं हो गई, उनको अगर आयोजित किया जाना है तो उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा विदेशी बाज़ारों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए किस आवश्यक कौशल की ज़रूरत है उसमें भी उद्यमियों को विकसित किया जाता है। और विभिन्न प्रदर्शनियों में सहभागिता करने के लिए भी सरकार उनको रियायती दरों पर स्टॉल उपलब्ध कराती है। इस तरीके से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि उद्यमिता का विकास जो है वह सुचारू रूप से चलता रहे और किसी भी कारण से हमारे देश के जो उद्यम हैं या जो छोटे पैमाने के उपक्रम हैं विशेष रूप से, वह विपणन के कारण तो कम से कम ना पिछड़ें और उनकी विपणन की जो रणनीति है वह बहुत अच्छी हो और वह तुलनात्मक रूप से उन्हें काम करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली हो। तो सरकार अपनी तरफ से यह सारे प्रयास करती है। अब निष्कर्ष में चर्चा को आखिरी में लाते समय यह कहा जा सकता है कि उद्यमिता का विकास जो है वह बहुत हद तक निर्भर करता है उद्यमी को मिलने वाली सुविधाओं पर। उसमें भी विशेष रूप से जो स्थान है वह बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर अच्छा स्थान मिल जाए, सही स्थान मिल जाए तो उद्यमी का आधा टेंशन ख़त्म हो जाता है, उसका तनाव कम हो जाता है और उसके साथ साथ अगर उसे बाकी की सहायक सुविधाएं भी एक स्थान पे मिल जाएं तो यह उसके लिए बोनस के रूप में काम करती हैं। तो इस तरीके से विभिन्न औद्योगिक आवास जो सरकार और निजी एजेंसियों द्वारा उद्यमी को प्रदान किए जाने की बात हो या विपणन सहायता प्रदान किए जाने की बात हो, सभी का मूल उद्देश्य एक ही है, वह है देश में उद्यमिता को गति प्रदान करना, उद्यमिता की राह आसान बनाना, जिससे उद्यमिता देश के विकास में अपना योगदान बनाए रख सके और जो हमारे देश के युवा हैं वह उद्यमिता को जीविका उपार्जन का एक माध्यम के रूप में एक माध्यम के रूप में अपनाने के लिए आगे बढ़ सकें, अग्रसर हो सकें। क्योंकि अगर हमें उद्यमिता में ज़्यादा से ज़्यादा और कुशल लोगों को आकर्षित करना है तो इस तरीके के प्रोत्साहन दिया जाना अति ज़रूरी होता है। आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करते हैं। अगली चर्चा में फिर एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे और मैं ऐसा मान के चलती हूँ उद्यमिता विषयक इस स्वयं मुख प्रोग्राम में आज आपने उद्यमियों को जो विभिन्न औद्योगिक आवास प्रदान किए जाते हैं और जो विभिन्न विपणन सहायताएं प्रदान की जाती हैं उसके बारे में सुना और आप की समझ इस विषय को लेकर काफ़ी बेहतर हुई होगी। इसी तरीके से सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगले सत्र में एक बार फिर मिलेंगे।